फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 के विषयनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा आगामी 14 मार्च से होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ दोनों प्रकार के जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 12 विषय भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मॉडल सेट नंबर 1 का व्याख्यात्मक हल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सूची दिया गया है। उसी में से आज हम लोग भूगोल विषय के विषयनिष्ठ प्रश्नों सेट नंबर 1 से हल करेंगे। चूंकि अभी तक सेट नंबर 1 ही जारी किया गया है, अतः इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। परीक्षा में कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं तथा मॉडल प्रश्न में दिए गए कौन कौन से प्रश्न हैं उसको जल्दी से एक नजर देख लेते हैं। उसके बाद इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो ये है मॉडल प्रश्न सेट नंबर 1। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ लिखा हुआ है, हालांकि यह विषयनिष्ठ प्रश्न है। विषयनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल पूर्णांक जो होंगे वह 35 होंगे। परीक्षा के कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जैसे पहला, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। दूसरा, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। तीसरा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो दिया रहेगा वह 1 नंबर है। उसके बाद अगला निर्देश जो दिया है, प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला निर्देश जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए। यह है कुछ सामान्य निर्देश। अब जल्दी से हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। चौथा प्रश्न है, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। पांचवा प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है। छठा प्रश्न है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। 8 प्रश्न से लेकर 14 प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन करें। 9वां प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का नाम लिखें। 10वां प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। 11वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। 12वां प्रश्न है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाएं। 13वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। 14वां प्रश्न है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसके बाद 15वां से लेकर 19वां प्रश्न तक जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसको अधिकतम 100 शब्दों में लिखना और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 15वां प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। 16वां प्रश्न है, भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। 17वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। 19वां तथा अंतिम प्रश्न है जो मानचित्र से संबंधित है,
भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। ए में कोच्चि, बी में पारादीप, सी में कोलकाता, डी में विशाखापत्तनम और ई में मुंबई। भारत का मानचित्र दिया हुआ रहेगा, उनमें इसी प्रकार के 5 स्थान दिए हुए रहेंगे, उन स्थानों को मानचित्र में प्रदर्शित करना रहेगा। तो अब चलते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को हल करते हैं और जानते हैं उनके उत्तर के विषय में। प्रश्नों को हल करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है पहला प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि पद्धति है जिसमें फसलों को एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, केला, गन्ना, अनानास, कपास की खेती की जाती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, लोगों को अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, धरातल के अंदर पाए जाने वाले जल संसाधन को भूगर्भिक जल संसाधन कहा जाता है, जिसे हम लोग कुएं, नलकूप, बोरिंग आदि से प्राप्त किया जाता है। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल, इसका उत्तर है, मानव भूगोल भूगोल विषय की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतर प्रक्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा एलन सी सैंपल के द्वारा दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, निजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व एवं प्रबंधन को निजी स्वामित्व, प्रबंधन एवं संचालन में परिवर्तित किया जाता है। सातवां प्रश्न है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसका आंसर है, मनुष्य की वे सभी आवश्यकताएं जिसके बिना लोग अपनी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं मूलभूत आवश्यकता कहलाती है, जैसे भोजन, वस्त्र और आवास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार लोगों के लिए न्यूनतम 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। यहाँ तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। 7 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी 7 है, 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 7 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, मानव विकास के 3 सूचकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, किसी भी देश में मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर 0 से 1 के बीच प्राप्त स्कोर पर देशों का कोटि तैयार किया जाता है। पहला जो है शिक्षा मानव विकास सूचकांक के लिए किसी भी देश में शिक्षा को आकलन करने के लिए
उस देश की प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात को आधार बनाया जाता है। पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा सकल नामांकन अनुपात यह दर्शाती है कि किसी देश में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। दूसरा जो सूचक है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का जो आकलन किया जाता है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किसी देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा वाले देशों में लोगों के पास स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन जीने के ज्यादा अवसर होते हैं। तीसरा जो सूचक है वह संसाधनों तक पहुंच का है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति के रूप में देखा जाता है। उपरोक्त तीनों सूचकों को 1/3 भारिता अंक दी गई है। प्राप्त कुल स्कोर होता है जो 0 से 1 के मध्य होता है। जो देश स्कोर 1 के निकट जितना होता है वहां मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार अधिकतम स्कोर 0.983 तथा निम्नतम स्कोर 0.268 होता है। 9वां प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है जनसंख्या परिवर्तन के निम्नलिखित 3 घटक हैं। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। तो जन्म दर जो ज्ञात किया जाता है जिसे आशोधित जन्म दर कहा जाता है, किसी क्षेत्र में किसी वर्ष विशेष प्रति 1000 पर दिए गए जीवित जन्म को आशोधित जन्म दर कहा जाता है। और आशोधित जन्म दर निकालने के लिए किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुने 1000 से आशोधित जन्म दर ज्ञात किया जाता है। दूसरा जो मृत्यु है, मृत्यु को ज्ञात करने के लिए आशोधित मृत्यु दर जिसे CDR या क्रूड डेथ रेट कहा जाता है, किसी क्षेत्र में किसी वर्ष विशेष के प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को आशोधित जन्म मृत्यु दर कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। आशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुने 1000 होता है। तीसरा घटक होता है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला, वह प्रवास है। प्रवास का तात्पर्य किसी कारणवश जब लोग अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है, जिसमें निवास स्थान में परिवर्तन एवं कुछ दूरी तय करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम होता है। तो इसका उत्तर है सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में निम्नलिखित कारणों से सुविधाजनक होता है। जैसे पहला, कम दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होता है। दूसरा जो है, सड़क परिवहन में वस्तुओं को बार बार उतारना एवं चढ़ाना नहीं पड़ता है। तीसरा है, सड़क मार्ग दुर्गम पहाड़ी या पर्वत या बीहड़ क्षेत्र आदि में आसानी से बनाई जा सकती है, वहीं रेल एवं जल परिवहन के लिए लगभग असंभव होता है। चौथा है, सड़क परिवहन द्वारा वस्तुओं को उत्पादन केंद्रों से सीधे उपभोक्ता केंद्रों या उपभोक्ताओं के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है। पांचवा जो कारण है, सड़क परिवहन से स्थानीय उत्पाद विशेषकर कृषि उत्पादों को बिक्री केंद्र या बाजार तक पहुंचाने में काफी सुविधाजनक होता है। तो इन सभी कारणों के कारण सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में सुगम होता है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की लगभग 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। भारत की GDP में भारतीय कृषि का 18.5% योगदान है। भारतीय कृषि न सिर्फ भारत के विशाल जनसंख्या को आहार उपलब्ध कराता है, बल्कि
कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत भी है। कई कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा के रूप में अच्छे आय का भी स्रोत है। भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे पहला, भारतीय कृषि जीवन निर्वाह कृषि पद्धति है। दूसरा, भारतीय कृषि पर जनसंख्या का उच्च दबाव। तीसरा, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता दी जाती है। चौथा, भारतीय कृषि एक प्रकार की मिश्रित कृषि पद्धति है। पांचवा, भारतीय कृषि में जोतों का आकार छोटा पाया जाता है, यहाँ खेत छोटे छोटे होते हैं। छठा, भारतीय कृषि में परंपरागत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, अभी भी परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता है, हल बैल के माध्यम से। सातवां जो है विशेषता, भारतीय कृषि श्रम प्रधान कृषि है। आठवीं विशेषता, भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर कृषि व्यवस्था है। नौवां विशेषता है, भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता वाली होती है। 10वीं विशेषता है, भारतीय कृषि में फलीदार एवं चारा फसलों की कम हिस्सेदारी है। 12वां प्रश्न है, भू निम्नीकरण कम करने के उपाय सुझाएं। तो इसका उत्तर है, भू निम्नीकरण से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पहला, बढ़ती भूमि पर कृषि कार्य या वृक्षारोपण करके। दूसरा, छोटी बड़ी नदियों में बांध या चेक डैम का निर्माण करके। तीसरा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखीय जुताई करके। चौथा, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करके। पांचवा, कृषि प्रणाली में सुधार कर। छठा, अति पशुचारण पर नियंत्रण करके। और सातवां, लोगों में मृदा के प्रति जागरूकता बढ़ा करके हम लोग मृदा निम्नीकरण को रोक सकते हैं या बचाया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं, जैसे पहला, रेखीय प्रतिरूप। दूसरा, क्रॉस या चौक पट्टी प्रतिरूप। तीसरा, तारे के आकार का प्रतिरूप। चौथा, टी आकार, वाई आकार, एक्स आकार का प्रतिरूप। पांचवा, वृत्ताकार प्रतिरूप। छठा, दोहरा प्रतिरूप। सातवां, आयताकार प्रतिरूप। आठवां, अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। तो ये ग्रामीण बस्तियों के आकृति के आधार पर मुख्य प्रतिरूप पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है, मानव सभ्यता के आरंभिक अवस्था या वर्तमान समय में प्रारंभिक अवस्था में रहने वाले आदिम जनजातियां अपने आसपास के वातावरण से पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। उसका रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, उसके आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। मानव के इसी अवस्था को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। मानव प्रकृति की सुनता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता है और उसकी पूजा अर्चना करता है। मानव के इसी अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। अगले सभी 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 15वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, विश्व की जनसंख्या सभी स्थानों पर एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी अमेरिका में जनसंख्या का बसाव अधिक है। वहीं यूरेशिया के साइबेरियाई प्रदेश, मध्य अफ्रीका, अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन, शीत तथा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। वहीं बाकी शेष क्षेत्रों में मध्यम क्रम की जनसंख्या पाई जाती है। इसके पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक के अंतर्गत 4 कारकों को शामिल किया जाता है। पहला जलवायु है, अति उष्ण एवं अति शीत जलवायु की अपेक्षा उत्तम जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा जो कारक है, भू आकृति या ऊंचावच, उबड़ खाबड़ या पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में
मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि समतल मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन की सुविधाएं आसानी से विकसित की जा सकती है। तीसरा जो भौगोलिक कारक के अंतर्गत है, जल की उपलब्धता। मानव जीवन के लिए स्वच्छ जल महत्वपूर्ण कारक होता है तथा स्वच्छ जल स्रोतों के आसपास सघन जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं तथा वर्तमान समय में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या नदी घाटियों में पाई जाती है। चौथा कारक है मृदाएं। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आर्थिक कारक की ओर। आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित करता है। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण को शामिल किया जाता है। खनिज के बारे में देखते हैं। विषम जलवायु, विषम उच्चावत आदि के होते हुए भी खनिज संपन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण अपेक्षाकृत सघन जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिकीकरण से भी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या प्रभावित होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। तीसरा नगरीकरण है। आर्थिक कारक के अंतर्गत तो नगरों में प्रवास के अपकर्ष कारक अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोजगार, यातायात सुरक्षा तथा उच्च जीवन स्तर आदि के कारण जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। नगरों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, तीसरे समूह को सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक कारक में पहला सामाजिक कारक में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शांति, उच्च जीवन स्तर आदि सुविधाओं वाले क्षेत्रों में लोग बेहतर जीवन स्तर के लिए इन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सघन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा जो कारक है सांस्कृतिक कारक, तो सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक आदि महत्व वाले स्थानों में रोजगार, पर्यटन तथा शिक्षा आदि के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। 16वां प्रश्न है, भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो भारत में चावल का उत्पादन देखते हैं। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वर्ष 2015 के अनुसार भारत विश्व का 21.2% भाग चावल का उत्पादन करता है। भारत में चावल उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में 205 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। वहीं वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1115.2 लाख टन हो गया था। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 1990 किलोग्राम है। वहीं रूस में 2630 किलोग्राम, चीन में 3600 किलोग्राम, अमेरिका में 4770 तथा जापान में 6220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं भारत में चावल का वितरण किस प्रकार है। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में समुद्र तल से 2440 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में पर्याप्त जल की उपलब्धता होने पर सभी ऋतुओं में चावल की खेती की जा सकती है। दक्षिण तथा पूर्वी तटवर्ती राज्यों में अनुकूल जलवायु के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में एक कृषि वर्ष में चावल के 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिसे शरद ऋतु में ओस, वर्षा ऋतु में आमन तथा ग्रीष्म ऋतु में बोरो के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015-16 में देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में क्रमशः पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल अग्रणी राज्य हैं। 17वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है।
सिंचाई के स्रोत का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यहाँ पर विश्व भर में उगाई जाने वाली लगभग सभी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे में कई कारण हैं जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। जैसे पहला, वर्षा का असमान स्थानिक वितरण। दूसरा, वर्षा का असमान कालिक वितरण। तीसरा, वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता। चौथा, वर्षा की अनिश्चितता। पांचवा, फसलों की प्रकृति। छठा, अधिक उपज देने वाली फसलें। सातवां, लंबा वर्धन काल। ये सभी 7 कारक हैं जिसके कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं भारत में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग 38% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के लिए निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला, कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। भारत में सर्वाधिक लगभग 61% भाग में सिंचाई कुएं एवं नलकूप के द्वारा किया जाता है। इसमें भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है और सबसे अधिक पंजाब में 76% तथा हरियाणा में 71% कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है। वहीं कुएं एवं नलकूपों को सिंचाई के लिए प्रयोग सबसे अधिक गुजरात में 86.3%, राजस्थान में 77%, मध्य प्रदेश में 66.5%, महाराष्ट्र में 65%, उत्तर प्रदेश में 58.21%, पश्चिम बंगाल में 57.6% तथा तमिलनाडु में 54.7% सिंचाई किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख स्रोत है उसे नहर कहते हैं। नहरों के द्वारा भी भारत में अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। हमारे देश में कुल सिंचाई का लगभग 25% सिंचाई नहरों के द्वारा किया जाता है। भारत में उत्तर भारत के मैदानी भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पर्वतीय भागों में जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, तटीय प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक आदि राज्यों में नहरों के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। तीसरा प्रमुख स्रोत है तालाब। भारत में कुल सिंचाई में तालाब का योगदान लगभग 3% है। सबसे अधिक तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। चौथा जो स्रोत है अन्य स्रोत। अन्य स्रोत में विभिन्न सारे स्रोत को शामिल किया जाता है। भारत में अन्य स्रोतों से लगभग 11% भाग सिंचाई कार्य किया जाता है। 18वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है, कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर नहीं होता है, अतः उसे अन्य देशों से व्यापार द्वारा अपनी मांगों पूरी करनी पड़ती है। इसलिए यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी देश का एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र है, जिसके द्वारा उस देश के जीवन स्तर का पता लग सकता है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सभी कारक उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित इस प्रकार हैं। जैसे पहला, आवश्यक वस्तुओं का आयात। दूसरा, अत्यधिक उत्पादित वस्तुओं का निर्यात। तीसरा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। चौथा, विदेशी पूंजी का निवेश। पांचवा, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ। छठा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सातवां, संकट काल में सहायता। आठवां, औद्योगिकीकरण का विकास। तो ये सभी कारक हैं जिसके कारण किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का मापदंड अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कहा जाता है। अंतिम तथा 19वां प्रश्न जो मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। ए में है कोच्चि, बी में पारादीप, सी में कोलकाता, डी में विशाखापट्टनम और ई में मुंबई। ये सभी स्थानों को दिए गए भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है।
भारत का मानचित्र मिलेगा, ब्लैंक मानचित्र। उनमें इसी प्रकार के स्थान, नदियां, पर्वत, पहाड़ आदि को दर्शाने के लिए दिया जाएगा। तो इसका उत्तर है यहाँ पर दिया गया है। देखो, पश्चिम में महाराष्ट्र में मुंबई है, उसके बाद दक्षिण में केरल में कोच्चि, पूर्व में आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, और उसके बाद उड़ीसा के तट पर पारादीप है, और पश्चिम बंगाल के राजधानी जो है पूर्व में कोलकाता है। इस प्रकार से मानचित्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।